टाइम अच्छा भोजन मिल सके, मेरा बच्चा भी पढ़ सके, मेरा बच्चा भी नौकरी रोजगार कर सके, मेरे परिवार में भी सुख सुविधा आए। अभी मैंने हवाई जहाज का सवाल खड़ा किया था कि प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करे। आप बताओ आपके गांव से कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर किया गया? नहीं। आप छोड़िए हवाई चप्पल वाला, जूतों वाला भी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। आज ये दो हालात बन गए। तो सरकार की कतरी करनी फर्क है। इसलिए नारा तो दिया था मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का, लेकिन सरकार चाहते हुए भी जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। और पता है जब जातिगत जनगणना पर सवाल खड़ा होता है तो ये आपके धर्म की बात को लेकर आ जाते हैं, ये धर्म के आधार पर चर्चा करवाने लग जाते हैं, देश में हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान की बात होगी तो बुनियादी विषय से आपका ध्यान हो जाएगा, आपका ध्यान हिंदू मुसलमान में चला जाएगा। ये सोची समझी साजिश है। जिस दिन ये साजिश खत्म हो गई, आप ये समझ ना होती जनता के हितों की बात होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जब आप मीटिंगों में जाएं तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसकी चर्चा भी आम लोगों के साथ करें। और जब आप गांव तक पहुंचे तो उनको बताएं कि देश के बजट में, क्योंकि हर आदमी टैक्स देता है, आपका भी बराबर का हिस्सा है, तो आपको भी अपने अधिकार मिलने चाहिए। जब तक आप जगाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा था कि जो जागेगा उसी को मिलेगा, जब तक आप लोगों को जगाओगे नहीं तब तक ये झगड़े और नफरत की और ये हिंसा की भावना जो भरी जा रही है बदलेगी नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आरक्षण एवं संविधान विश्लेषण और आरक्षण का क्या हाल है हमारे मोनू साहब पूरे समाज से। आरक्षण एक हथियार था हमारे लिए। कैसा हथियार? एक छलांग लगाने का, मुख्य धारा में आने का। जज साहब और पढ़े लिखे लोग ब्रजपाल जी इस बात को समझते और जानते हैं, मैं भी इस बात को समझता और जानता हूं। अगर मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं होते और उनको तनख्वाह नहीं मिलती तो शायद मेरे पढ़ाई के साथ कई तरह के समझौते होते, मेरी देखरेख के साथ कई तरह के समझौते होते। पढ़ो, बाबा साहब ने कहा, पढ़ लिख के अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ो। आरक्षण का हथियार मिला, हमारे लोग नौकरी लगे उनकी जेब में पैसा आया। जब उनकी जेब में पैसा आया तो उन्होंने सोचा कि मैं तो या मेरे पूर्वज जिस भी हालात में मैं अपने बच्चों को सलामती रखूंगा। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा। आपको पता है देश में कुपोषण के क्या हाल थे? उस कुपोषण से भी लड़ना पड़ता था। परिवार में 5-4 लोग हैं तो सबको भोजन की व्यवस्था नहीं होती। तमाम तरह की परेशानियां थी। आरक्षण ने एक ये हथियार हमें ऐसा मिला जिसके सारे लाखों करोड़ों लोग नौकरी लगे और उन्होंने नौकरी पर जाके जो है समाज को जागरूक करने का काम किया और मुख्य धारा में आने का काम किया। आज अगर हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने हैं, आज अगर हमारे लोग कुर्सी में बैठे हैं तो ये संविधान में जो आरक्षण रूपी हथियार हमें मिला ये उसी की देन है। आने वाली पीढ़ियां कोई आरक्षण का लाभ लेकर कुर्सी में न बैठ जाए, इसलिए जो सीधे तौर पे आरक्षण नहीं खत्म कर पाए। मैंने अभी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले कहा था 2 अप्रैल को कि मैं 2 अप्रैल के शहीदों को याद करता हूं। 13 लोगों ने 13 नौजवानों ने शहादत दी थी और यहां भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने तमाम तरह की मुसीबतें झेली थी। आप याद करो वो 2 अप्रैल उसके मुकदमे वापस, उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखा। लेकिन मैं आपको याद क्यों दिला रहा हूं 2 अप्रैल? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ तो हमने 2 अप्रैल का आंदोलन किया और उस आंदोलन से डर के सरकार ये समझ गई सीधे इनके अधिकार खत्म करोगे तो ये आमना सामना करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, अपने अधिकारों को जाने नहीं देंगे। तो सरकार निजीकरण के जरिए पिछले दफा के आरक्षण को खत्म करने लगी, लेटर एंट्री करने लगी, संविदा ठेकेदारी के जरिए। और आज आपको जान के अचरज होगा कि करोड़ों की संख्या में नौकरियों में कमी आ गई। पहले हर गांव से 1 साल के अंदर 3-4 बच्चे नौकरी चले जाते थे। कोई पटवारी बन जाता था, कोई सेक्रेटरी बन जाता था, कोई पुलिस बन जाता था, कोई मास्टर बन जाता था। अब BEd और BTC के बच्चे घर में बैठे हुए हैं पढ़ाई कर करके। सरकार ने पढ़ाई तो करवा दी और नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। बाजे स्कूल में मैं जाता हूं निरीक्षण करने के लिए, प्राइवेट टीचरों को देखता हूं कि हालत देखता हूं तो ऐसा महसूस होता है
कि उनको तनख्वाह इतनी कम मिलती है, उनको सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए रखा है। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, कुछ से सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी जनरल छात्रावासों की आवाज उठाई, बहुत सारे साथी होंगे, हमारे यहाँ 2-3 छात्रावास हैं। उन छात्रावासों से जो है हमें अवसर मिले कि हमें मुख्य धारा में आने के लिए हमें कहाँ टिकना है, शहर में आने में सोचना नहीं पड़ा। हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज छात्रावास, हमारा आंदोलन शुरू हुआ वहां से। उसके अलावा 2 छात्रावास यहाँ और है, यहाँ गुर्जर समाज का भी एक छात्रावास है। ये छात्रावास हमारी शक्ति भी। इन छात्रावासों की हालत इतनी खराब है कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहां किताबें नहीं है, वहां लाइट की सुविधा नहीं है, और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं आप पढ़ो। तो जब पढ़ाई लिखाई जो खत्म हो जाएगी, जब निजीकरण होकर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगी, तो आरक्षण की जिंदगी का क्या करेगा? जब आरक्षण नहीं रहेगा तो आपको नौकरी में आज भी गैरकानूनी है नहीं है? बिल्कुल है। जानते हुए अंदर गैरकानूनी है। मैं उदाहरण बताता हूं, आज भी यहाँ कमजोर वर्गों के जब बेटियों की शादी होती है तो बारातें रोकी जाती है। जब उनके बेटे घोड़े पे चढ़ के जाते हैं तो बारात रोकी जाती है। आपने देखा नहीं देखा? अब ये जो लोग बारात रोकते हैं, अगर मैं इनको अपने लोगों को कह दूं कि इनका बारात रोकने वालों का इंतजाम कर दो, तो पता क्या होगा इन लोगों को? पता तो लेकिन मैं इनको मना करता हूं कि भाई ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। वरना ऐसा नहीं कि हमारे लोग जवाब नहीं दे सकते। हम संवैधानिक लोग संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मानवता के विरोधी नहीं है। हम तो दुश्मन को भी गले लगाने वाले लोग हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं। लेकिन सच ये है कि अभी भी गैरबराबरी बड़े पैमाने पर, और जब गैरबराबरी जब तक रहेगी तो आप ये सोचो, आज पाल का बच्चा, प्रजापति का बच्चा, कश्यप का बच्चा, सैन का बच्चा, विश्वकर्मा का बच्चा, चमार का बच्चा, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोई, खटीक, इनके बच्चे अगर आगे बढ़ के गए, सैनिक का, यादव का, गुर्जर का, जाट का, ये जो आरक्षण मिलता था इसी की वजह से तो गए आगे। अब आगे कहां से चले जाएंगे? तो ये छलांग कैसे लगाएंगे? मुख्य धारा में कैसे आएंगे? और ये भी जब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं सामान्य जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब आप संविधान को कुचल के ईडब्ल्यूएस लागू करते हैं और संविधान की हत्या करते हैं, तो ऐसे किसी भी बिल को हम लोग स्वीकार नहीं करते, चाहे वो वक्त का बिल हो। हमने उसके खिलाफ भी बात को अब चाहे वो ईडब्ल्यूएस लाके कमजोर वर्गों के अधिकारों पर जो हमला किया संविधान पे, चाहे उसका विरोध हो, हम उसका भी विरोध करते हैं। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप नहीं